नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम पर। छात्रों, जैसे क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसी के जो है अगर संदर्भ में हम लोग देखें यहाँ पे तो लेसन 50 आज 50वां जो है लेसन है, यानी कि अगर हम देखे जाए क्रमवत से जिसमें सभी सब्जेक्ट का सीरीज चल रही है। तो हमारा आज जनरल साइंस के अगर हम उसमें देखें क्रम में छात्रों, तो आज हमारा बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो है यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। छात्रों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी लोग वाकिफ़ हैं, अच्छी तरीके से छात्र जानते भी हैं, लेकिन एक आप देखा जाए भौतिक विज्ञान के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक विषय टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं छात्रों। ठीक है, इसमें सिद्धांतों फेनोमेनास के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और क्या चीज़ें इसके अंदर जो विद्युत धारा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, सारे सौर ऊर्जा के बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए छात्रों शुरू करें। सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लास्ट तक क्लास को जरूर करिएगा। देखिए बढ़ा के स्किप करके देखने से एक नुकसान होगा छात्रों, समय भी आपका जाएगा। ठीक है, आप 10, 15, 20, 50 मिनट इधर उधर में लगा देते हैं छात्रों, व्यर्थ कर देते हैं। आपसे यही एक कहना है कि शिक्षा बड़ी है, अजीम चीज़ें बड़ी हम कहा जाए कि बड़ा है, अच्छा इसको श्रेष्ठ कहा जाता है छात्रों ज्ञान को अर्जित करना। तो थोड़ा सा समय रख के जो है इसमें धीरज रख के, शांति रख के इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करें। भले थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करिए लेकिन क्लास को पूरा करिए, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको एक नंबर भी अगर एग्जाम में छात्रों अगर आपका मिल जाता है क्लास से, अगर आपका एक नंबर भी कम पड़ गया सिलेक्शन में, तो पूरा साल 2 साल आपका सोचने पे मजबूर हो जाता है। अगर आपका आखिरी अटेम्प्ट है तो समस्याएं और भी ज़्यादा विकराल हो जाती हैं छात्रों, फिर सिवाय पछतावा के और कोई चीज़ मिलती नहीं। तो चलिए शुरू करिए, उम्मीद है कि आप लास्ट तक रुके रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे छात्रों जो शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत धारा क्या है। सबसे पहली बात तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप सुनते चले आ रहे हैं छात्रों। तो देखिए विद्युत धारा की उत्पत्ति क्या हुई होगी, कैसे हुई होगी। विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाह है। धारा का मतलब होता है छात्रों फ्लो, जिसे हम कहते हैं बहाव कहते हैं। वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। अगर जल का बहाव है तो हम कहेंगे छात्रों उसको, ठीक है, वाटर स्ट्रीम कह सकते हैं, फ्लो कह सकते हैं छात्रों। ठीक है, पानी का हो सकता है, हवा का हो सकता है। उसी तरह से छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश की, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में बात आती है कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है। तो छात्रों आपको पता होगा, आपने अक्सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सुना होगा, आवेश के बारे में सुना होगा छात्रों। कई बार आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि कई बार कई सारी चीज़ों को आप छूते हैं तो आपको जो है करंट मारता है। कई बार आपने देखा है कि आप फाइबर की कुर्सी से उठ के बैठते हैं तो आपको करंट लगता है, किसी को छूते हैं तो चट से आवाज़ आती है, झटका लगता है, करंट लगता है कि आपको करंट ने मार दिया। आपने देखा सर्दियों में जो आपके लिहाफ होते हैं, जो उड़ने वाले रज़ाई वगैरह होती है छात्रों, याद रखिएगा, तो उसको भी अगर आप सिल्क रहता है, आपने कपड़ों को भी उतारते वक्त स्पार्किंग या चार्जिंग देखी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि छात्रों जो है आवेश की बात हो रही है। सबसे पहले क्या है, दुनिया में आवेश को खोजा गया, चार्ज को खोजा गया। जब आवेश में पता चला कि छात्रों धन आयन और ऋण आयन यानी पॉजिटिव और निगेटिव 2 प्रकार के आवेशों की जो है खोज हुई। आवेश में पता चला कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव, यानी एक का प्रोटॉन कह सकते हैं, अगर धनात्मक है तो जैसे हम लोग पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और ऋणात्मक है तो ऋण में जहाँ याद रखेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं छात्रों कि जैसे कि हवा का बहाव है, ठीक है छात्रों, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे आप कहते हैं छात्रों कि पानी का बहाव है अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी प्रेशर का डिफरेंस होने से ही बहाव होता है। उसी तरह से छात्रों अगर हम कहें आवेशों का प्रवाह ही धारा को उत्पन्न करता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें छात्रों कैसे पैदा होती है, तो आप कहेंगे छात्रों कि किसी भी धातु चालक में से, किसी भी चालक में से प्रति समय एक निश्चित समय में बहने वाले आवेशों की मात्रा को हम धारा कहते हैं छात्रों। सबसे पहली चीज़ है कि भाई किसी भी चालक में, चालक का मतलब छात्रों होता है जो कंडक्टर बोलते हैं, जो कि कंडक्ट कर सके। विद्युत धारा का प्रवाह सब में नहीं होता है। जैसे आपने सुना को छात्र कुचालक, चालक, अचालक, ठीक है, यहाँ पे आपने सुचालक। तो अगर आप बात करें, अब लकड़ी है छात्रों, तो इससे आपको करंट नहीं पास करेगी। कभी आप देखिए लकड़ी से आप अगर विद्युत धारा को छूते हैं तो आपको करंट नहीं मारेगी, बेफिक्र है, आप जानते हैं कि लकड़ी है। लेकिन वही लकड़ी अगर गीली हो जाए तो आपको पता है कि छात्रों से करंट आ जाएगा। लोहे की तार है तो आपको पता है छात्रों से करंट पास होगा। लेकिन छात्रों प्लास्टिक है तो आपको पता है, रबड़ है तो छात्रों को पता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको पता है कि ये कुचालक हैं। कुचालक भी कह सकते हैं, इनको अचालक कहें छात्रों। इंसुलेटर तो ज़्यादा सही होगा। यानी हर एक पदार्थ से, हर एक से जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आखिर विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि आवेश प्रवाह नहीं करते, आवेश फ्लो नहीं करते, चार्ज फ्लो नहीं करते। जब चार्ज फ्लो नहीं करेंगे छात्रों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भाई धारा भी नहीं पैदा होगी। यानी विद्युत धारा के बारे में कह रहा है, विद्युत धारा को किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर के रूप में परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, यानी किसी चालक के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है छात्रों। ये चार्ज का मतलब वही आवेश, यानी प्लस और माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों प्लस और माइनस की हमने बात बताई थी
कि जब तक भाई फ्लो नहीं होगा चार्ज का, किसमें, चालक में, अचालक में नहीं, कुचालक में नहीं। तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इन ए कंडक्टर, विद्युत धारा को किसी चालक के आवेशों में प्रवाह की दर को रूप में, यानी निश्चित समय, मान लीजिए टाइम पीरियड टी है और क्यू चार्ज वहां से प्रवाह करते हैं तो आई धारा बहेगी और आई बराबर क्यू बाई टी। छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें तो विद्युत धारा का जो फार्मूला हो जाता है वो ये बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई क्या है, धारो ये विद्युत धारा है छात्रों, क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, टाइम है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है टी समय के अंदर, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर, क्यू आवेश मान लीजिए कि 1 कूलाम चार्ज है। छात्रों आई क्या है, वहां पे जो है विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा छात्रों क्या है, हमने आपसे क्या कह दिया, किसी भी चालक के अंदर निश्चित समय में बहने वाले आवेशों की मात्रा है प्रति इकाई समय के अंदर, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है छात्रों, आगे आपने पढ़ा होगा एसी करंट और डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा जो आपके घरों के अंदर आसानी से जो है आपको दिखाई पड़ती है, झटका देती है छात्रों, काफी खतरनाक होती है। लेकिन डायरेक्ट करंट होती है उससे ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे हम दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं छात्र, डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट जो होती है वो लो वोल्टेज करंट होती है, जनरली आपके मोबाइल की बैटरी है। ठीक है छात्रों, आपने देखा होगा कि आपके इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर भी डीसी करंट होता है। तो आगे चलकर विद्युत धारा को छात्रों किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। सवाल ये पूछा गया कि भाई विद्युत धारा, हर एक चीज को नापने के लिए एक यूनिट बनी है, तो विद्युत धारा को छात्रों नापने के लिए क्या बनी है, एम्पियर बनी है। आवेश को छात्रों अगर आपसे पूछे आवेश को किसमें नापते हैं, तो कूलाम, एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्हें हम कूलाम कहते हैं। चार्ज छात्रों जो होते हैं यहाँ पे कूलाम हो गया। विद्युत धारा आपको पता ही एम्पियर में, समय को छात्रों हम लोग सेकंड में नापते हैं, जैसा कि आपने यूनिट्स पढ़ी होगी। तो ये है विद्युत धारा। तो अब ये छात्रों आपको दिख रहा है एक सर्किट है, एक परिपथ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी पोटेंशियल, यहाँ पे कोई सेल लगा है, कोई बैटरी है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करती है और चार्ज हमेशा माइनस से प्लस की ओर फ्लो करते हैं। इसका मतलब साफ है कि विद्युत धारा हमेशा जो है आवेशों के विपरीत दिशा में प्रवाह करती है। ठीक है, यानी प्लस से माइनस धारा बहेगी तो आवेश जो है माइनस से प्लस की ओर बहेंगे। जब तक कि छात्रों धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक आवेशों का प्रवाह बना रहेगा। विद्युत धारा के प्रकार, अब सवाल आता है कि भाई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा इसी को बोलते हैं छात्रों, एंड अल्टरनेटिंग करंट जो कि प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। 2 प्रकार की धारा है जिसको आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। इसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। महसूस ना कराइए कि नहीं तो हालत खराब हो सकती, जान भी जा सकती है कि आप छू के। हाँ, डायरेक्ट करंट को आप छू सकते हैं छात्रों, इन्वर्टर की बैटरी को आप छू लेंगे, कार की बैटरी को आप छू लेंगे, सेल की बैटरी सुन लेंगे। लेकिन आप यहाँ बात करें विद्युत धारा के प्रकार, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों बातें। लेकिन घरों के अंदर जो विद्युत उपकरण छात्रों हमारे यहाँ होते हैं वो सभी जो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट पर निर्भर होते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर से घरों के अंदर पावर हाउस से लाइट आती है वो एसी करंट होती है। जो हमारे इन्वर्टर बैटरीज के अंदर होती है मोस्टली वो डायरेक्ट करंट होती है। छात्रों अगर कभी सवाल आपसे पूछे कि कौन सी करंट ज़्यादा खतरनाक है तो आप कह सकते हैं कि दिष्ट धारा ज़्यादा घातक हो सकती है, इसके परिणाम काफ़ी खराब हो सकते हैं। दिष्ट धारा आप याद रखिए, अगर वोल्टेज हाई मिल जाता है तो इंसान की जान जा सकती है, वो इंसान को सिकोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर देगा। प्रत्यावर्ती धारा कहता है व्यवसायों और आवासों तक विद्युत धारा पहुँचाई जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण अगर इसके बारे में बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो व्यवसाय, इलेक्ट्रिक पावर इज डिलीवर्ड टू द बिजनेस एंड रेसिडेंस। जो हमारे बिजनेसेस के अंदर, व्यवसायों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, घरों के अंदर, ठीक है, आवासों के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाह होती है छात्रों वो इलेक्ट्रिक करंट यानी एसी करंट होती है। एग्जाम्पल है, उदाहरण छात्रों ट्रांसफार्मर, आप जानते हैं वही 2 तरह के भी होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट आपको दिख रही छात्रों, लाल वाला जो दिख रहा है, जो फेज आप देख रहे हैं, ये परिपथ है, इसको समझना आसान नहीं है छात्रों, इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ग्राफ दिख रहा होगा, XY एक्सिस दिख रहे होंगे, अक्ष दिख रहे होंगे। लाल वाली जो लाइन दिखाई पड़ रही है ये जो है दिष्ट धारा को जो है इशारा कर रही है, यानी इंडिकेट कर रही है। दिष्ट धारा जो होती है वो सीधे एक फेज में बहती है, नो अल्टरेशन, कोई बदलाव नहीं, फेज को बदलती नहीं है, एक निश्चित दिशा में फ्लो करती है, एक निश्चित मात्रा में। दूसरा लिख रहे हैं आप अल्टरनेटिंग, जो हरे रंग से छात्रों दिखाई पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। इसका फेज जो है, इसके जो मुख है इसके बदलते रहते हैं हमेशा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अल्टरनेट चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे बात कर रहा है इसके ग्राफ को दिखाकर। तो जो हरा वाला दिख रहा है आपको ये अल्टरनेटिंग करंट है, जो लाल वाला छात्रों बन रहा है उसको बोलते हैं दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट है। एसी करंट आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, कूलाम में नापते हैं चार्ज को, समय नापते हैं सेकंड में,
और विद्युत धारा को नापते हैं एम्पेयर के अंदर। आगे अगर हम लोग छात्रों बात करते हैं कि एक दिश धारा, एक दिश का मतलब आप समझ गए, हमने कहा स्टेडी करंट, स्टिल करंट जो भी है बिल्कुल एक फेज में बहने वाली, बिल्कुल सिंपल ग्राफ आप देख सकते हैं लाल वाला। धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। उदाहरण जो है बैटरी का, सबसे अच्छा उदाहरण जो है बैटरी का, चाहे वो इन्वर्टर बैटरी हो, चाहे वो आपके हाथ की कलाई की घड़ी में लगी हुई बैटरी हो, चाहे वो आपके मोबाइल के चार्जर मोबाइल के अंदर बैटरी हो, या आपके याद रखिए कि पेंसिल सेल के अंदर भी जो बैटरी है वो छात्रों डायरेक्ट करंट की ओर इशारा करती है, डायरेक्ट करंट को फ्लो कराती है। आगे कहता है ओम्स का नियम। छात्रों एक काफी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे, उनका नाम था ओम्स। एस नहीं लगाएंगे, ओम, एस लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, ओम्स लॉ कहते हैं, यानी ओम्स का नियम। ठीक है, ओम क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कहा विद्युत धारा, पोटेंशियल विभव, ठीक है, और प्रतिरोध के बीच यानी रुकावट के बीच इन्होंने एक संबंध दिया, V बराबर आई आर। V क्या है छात्रों, यहाँ पर विभव है। इन्होंने बड़ा अच्छा संबंध बताया। इन्होंने कहा कि विद्युत धारा में एक नियम यह है कि प्रत्यक्ष धारा की शक्ति विभव अंतर के सीधे अनुपातिक और परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्का अनुपाती होते हैं। ठीक है, यहां पे आपसे क्या कह रहा है, I बराबर V बाई आर। बस इसको आप समझ जाइए तो आप इसको समझ जाएंगे। वो ये कह रहा है कि विद्युत धारा किसके देखिए लिखा हुआ, प्रत्यक्ष धारा की शक्ति विभव अंतर, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, यानी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे समानुपातिक है। अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और V घटेगा तो I घटेगा, अनुपातिक, और परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्का अनुपाती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है छात्रों यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी R क्या है छात्रों समझना जरूरी है। जो भी धातुएं होती हैं, जो भी चालक होते हैं, ठीक है, जब धारा प्रवाह करती है तो उसके मार्ग में रुकावट आती है। जो उसके मार्ग में, जो उसके पाथ में जो है छात्रों, उसके रास्ते में जो रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, जो भी रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये प्रतिरोध अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग चालक के लिए अलग अलग होता है। प्रतिरोध को छात्रों हम लोग नापते हैं ओम में। ओम क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन ये एक मात्रक है किसका, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसके मार्ग में, धारा के प्रवाह। हर चालक का जो है प्रतिरोध अलग होता है। जैसे हम इंसान हैं, गीले अगर हैं बदन पे तो हमारा प्रतिरोध अलग होगा, सूखा बदन है हमारा ड्राई तो प्रतिरोध अलग होगा। तो कहता है कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा के मार्ग में, उतना ही ज़्यादा जो है धारा का मान कम हो जाएगा। अगर आपको धारा का प्रवाह बढ़ाना है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, क्योंकि I R के इनवर्स है जैसा कि फार्मूले में कह रहा है, और I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती पोटेंशियल के। तो कह रहा है ये लॉ इन ए electricity, the strength of direct current is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance of circuits। यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है और पोटेंशियल के सीधा समानुपाती। ये है मामला छात्रों ओम का नियम। V बराबर आई आर भी आप कह सकते हैं, I बराबर V अपन R भी कह सकते हैं। छात्रों R क्या है हमने आपसे बता दिया, प्रतिरोध है। अब आगे चल के छात्रों प्रतिरोध का जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जिगजैग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब आप देखते हैं ना, स्पीड ब्रेकर जैसे बना रहता है ना, स्पीड ब्रेकर का मतलब स्पीड को कम करने वाला, यानी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट की ओर इशारा कर रहा है। आप देख सकते हैं छात्रों, धारा प्लस से चली माइनस की ओर, बीच में एक प्रतिरोध लगा, रेसिस्टेंस। अब बात कर रहा है छात्रों की प्रतिरोध भी जो है दो प्रकार से जो है होता है, यानी श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, यानी कि दो प्रकार से, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कह रहा है कि या V बराबर आई आर, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है, SI इकाई ओम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ओम किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध का मात्रक है। या आपसे छात्रों पूछेगा कि भाई कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ओम होता है। ठीक है, या ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का है। भाई इतना ध्यान दीजिएगा छात्रों। नेक्स्ट आगे कह रहा है चालक का प्रतिरोध जो है छात्रों, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार सवाल इस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसको हम कम कर दें, तार का क्षेत्रफल कम कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह कितने गुना बढ़ जाएगा, या क्षेत्रफल को हम ज़्यादा कर दें तार के तो हम क्या होगा, उसका जो है अगर हम कहा जाए कि डायमीटर कम कर दें या हम उसका जो है रेडियस कम ज़्यादा कर दें किसी भी तार की, तो छात्र उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी लंबाई तार की जो है एक L लंबाई का है और एक जो है L2 लंबाई का है, तो
ऐसे करके सवाल छात्रों यहाँ पर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रतिरोध की गणना के लिए एक फार्मूला दिया गया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर प्रतिरोध क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को, एक्सट्रैक्शंस को ही हम लोग प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कहता है कि ये इसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी जो चालक है, जो तार है, जो वायर है, जो कंडक्टर है छात्र, उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रफल पे भी प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध का। और आपकी जो है मान ये है कि भाई विद्युत धारा को अगर ज़्यादा पाना है तो प्रतिरोध को हमेशा कम करना, ये एक बात तो तय है। अब यहाँ पे दूसरी बात जो आपसे कह रहा है कि भाई जो एल यानी आर है वो एल और ए पर तो निर्भर कर रही रहा, यानी एल क्या, लेंथ ऑफ ठीक मटेरियल, और कंडक्टर चालक की लंबाई, ए क्या है, उसका क्षेत्रफल है या अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर बराबर रो। रो क्या है छात्रों, ये यहाँ पे देखिए लिखा है आर एच ओ, रो। रो क्या है, अनुपातिकता का स्थिरांक है। ये एक कोफिशिएंट होता है छात्रों, इसको स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। ये इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक, यानी इसको हम लोग रेसिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। रो इसका जो है नाम है, रो। तो कहता है आर बराबर रो एल अपान, यहाँ देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, आर रो एल अपॉन ए है। अब छात्रों आप बताइए खुद देख के कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको प्रतिरोध कम रखना है तो क्या करना है, प्रतिरोध ज़्यादा रखना है तो क्या करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर लंबाई धाग बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी अनुप्रस्थ काट जो उसका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो अगर छात्रों बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। छात्रों ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर सवाल पूछा जाता है कि अगर लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो किसी भी धातु की पहले, तो इसकी जो है पूछता है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपसे कहता है कि क्षेत्रफल को उसके दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के सवाल छात्रों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो हमने आपसे बता दिया कि आर बराबर ठीक है, आर रो एल अपॉन ए, यानी किस पर निर्भर करता है, आप वो देख आ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपके सामने छात्रों आ रहा है अब अगला, यदि हम अनुप्रस्थ काट के यानी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को दुगना कर दें यानी ए को, तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यही चीज़ है, अगर आप विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है उसका बढ़ा दीजिए, दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध छात्रों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। प्रतिरोध जब आधा हो जाएगा तो विद्युत धारा दुगनी हो जाएगी, हो जाता है, इसलिए अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को कम कर दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसका धारा प्रभावित होगी, क्योंकि धारा और व्युत्क्रम प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होनी है। तो आप अगर चाहो कि धारा को कम करना है तो क्षेत्रफल को आप कम कर दीजिए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घट जाएगी। अगर आपको लगता है कि धारा बढ़ाना है तो क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध कम हो जाएगा आपका, या लंबाई बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इफ यू वुड डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंट गेट्स half hence more current passing through, but if the reduce the area of the cross section resistance increases, hence less current passes through the, because current and resistance are inversely proportional to, inversely है एक दूसरे के क्या है छात्रों, ये व्युत्क्रम यानी कि उल्टी हैं। अब हम लोग यहाँ पे छात्रों अगला देखने जा रहे हैं, ये फार्मूला भूलिएगा नहीं। प्रतिरोधक ताप तत्व धात्विक मिश्र धातुओं से बने होते हैं, इनका उपयोग अधिकतर विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। अब देखिए छात्रों जो बात कर रहा है कि रेसिस्टिव हीटिंग एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटेलिक एलॉय, यानी कि जो आपके प्रतिरोध होते हैं छात्रों मेटेलिक, यहाँ पे क्या कह रहा है, एलॉयस का मतलब मिश्र धातु के बने होते हैं। मिश्र धातु आपको पढ़ चुके हैं, जैसे कॉपर और टिन को मिलाना, कॉपर और छात्रों जिंक को मिलाना, कॉपर जिंक और निकिल को मिलाना, ठीक है, आयरन के साथ निकिल क्रोमियम को मिलाना, ये सभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि गन मेटल, बेल मेटल, एलॉयज, ठीक है, जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि रेसिस्टिव हीटिंग एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटेलिक एलॉयज
दे आर मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जैसे आपने देखा है प्रेस के अंदर, केतली के अंदर, ठीक है, एमल्सन रॉड के अंदर, गीजर के अंदर, इस जगहों पर जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और अपने इलेक्ट्रिक को हीटिंग इफेक्ट के जरिए से वो केतली को गर्म करते हैं। प्रेस गर्म हो जाती है एलिमेंट के द्वारा, हीटर गर्म हो जाता है, गीजर गर्म हो जाता है, एमल्सन रॉड गर्म हो जाती है। छात्रों ये क्यों होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट होता है, प्रतिरोध को ऊंचा करके किया जाता है। नेक्स्ट वन अगला है प्रतिरोध का संयोजन। छात्रों प्रतिरोध का संयोजन, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कारण क्या है हम आपको यहाँ पे बता दें। प्रतिरोध का संयोजन का मतलब छात्रों, इस पर कई बार सवाल आते हैं कि हमें विद्युत का प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध जो है कम करना है, तो हमें विद्युत उपकरणों को किस क्रम में, यानी प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ें कि प्रतिरोध कम आए। हम विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ें कि जिससे प्रतिरोध ज़्यादा आए, दोनों बातें। तो छात्रों आपको बता दें, यहाँ पे श्रेणी क्रम जिसे हम सीरीज कहते हैं, और एक दूसरा होता है समानांतर क्रम जिसे हम पैरेलल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर विद्युत धारा आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला है छात्रों, उसको याद करना ज़रूरी है। कहता है कि जब प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणीज में, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज में जोड़ते हैं, तब नेट प्रतिरोध बढ़ जाता है। R1, R2, R3, R4, R5, R6। यहाँ पे अगर आप छात्रों देखें तो ये दो सपोज करिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम के क्या है प्रतिरोध हैं, ये 2 ओम के प्रतिरोध हैं, और ये छात्रों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये देखिए आप श्रेणी है, यहाँ से चलेंगे तो ये देखिए उसी के सीरीज में है, सीरीज श्रेणी क्रम में 2 ओम 2 ओम 2 ओम। मान लीजिए छात्रों ये वाला पहला R1 है और ये क्या है R2 है और ये क्या है छात्रों R3 है। तब आपका फार्मूला होगा, श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, ये धारा बैटरी के बराबर होती है। सबसे पहली चीज, अब धारा समान होगी सीरीज में। फिर जोड़ना कैसे, आगे क्या कह रहा है कि नेट प्रतिरोध इक्वल टू द आर टोटल इज इक्वल टू R1, R2, R3। यहाँ पे जितने भी होंगे वो आप जोड़ते चले जाएंगे तो आप देखिए कि नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो छात्रों यहाँ पे जो नेट प्रतिरोध आया वो 6 ओम का आया। अब 6 ओम है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर हम बात करें I बराबर V क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी, ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। प्रतिरोध छात्रों कितना आया, 6 ओम आया, देखिएगा 6 ओम आया। तो धारा का मान कितना आया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यानी 6 कन्नम 6 6 दूनी 12, यानी I बराबर 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर बह रही है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। कब, जब आपको जो है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2/3 6, ठीक है, 12/6 6 दूनी 12, 2 I बराबर 2 ओम आ गया। अगर हम छात्रों इसी को हम अगले देखें, समानांतर क्रम परिपथ में प्रत्येक समानांतर शाखा में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है, वहां वोल्टेज समान होगा। अगर आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज आपको बराबर मिलेगा, धारा का प्रवाह बदल सकता है। पहले वाले में धारा समान मिलेगी, वोल्टेज अलग अलग होगा। प्रत्येक समानांतर शाखा में वोल्टेज ड्रॉप समान है, प्रत्येक शाखा में धारा का योग शाखाओं के बाहर धारा के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप छात्रों क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो देखिए इस तरह से, ये देखिए R1, R2, R3 जो आपके दिख रहे हैं ये समानांतर क्रम में। अब समानांतर क्रम के लिए क्या करना है, यहाँ एक फार्मूला है, अब इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे कि P का मतलब छात्रों पैरेलल होता है या समानांतर, ये होता है 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn, जितने हो आप अपना जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे भी देखिए तो 1/2 प्लस 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1/Rp। Rp इज इक्वल टू Rp करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। Rp बराबर छात्रों 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 हो गया। यहाँ पे आप देखिए 12 वोल्ट की बैटरी थी, 2/3 ऊपर चला जाएगा 3, 12 36 36/2। अब 2 से करेंगे 18 एम्पियर की करंट छात्रों आपको मिलेगी। दूसरे बार में 18 एम्पियर की करंट मिलेगी। क्यों, तो इसीलिए एग्जाम में एक सवाल आता है कि विद्युत उपकरणों को घरों में किस अनुसार जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। तो आप क्या कहेंगे
कि घरों में विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके पीछे कारण है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज हो सके, वोल्टेज का एक समान वितरण हो सके। अगर आप इस क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो अगर एक पंखा फ्यूज हो जाएगा या जल जाएगा तो आगे आपके बल्ब नहीं जलेगा, ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, धारा रुक जाएगी। श्रेणी क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण जो आपकी झालर होती थी, जो दीपावली में आप जलाते थे बचपन में, उस श्रेणी क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है। बड़े बड़े जो बल्ब जोड़े जाते हैं उस श्रेणी क्रम में, एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, आगे लाइन कट जाएगी। लेकिन आपके घरों में विद्युत उपकरण में अगर आपका एक उपकरण खराब है तो आगे लाइन जाएगी, लेकिन आपके उस उपकरण पर आगे प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी एक समान वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि घरों में विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं, तब आप छात्रों कह सकते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? तो आप क्या कहेंगे? फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के एक समान वितरण के कारण छात्रों। ठीक है, तो ये था छात्रों, आपको पता है कि 18 एम्पियर करंट मिल रही है जब प्रतिरोधों को हमने समानांतर क्रम में जोड़ा 12 वोल्ट की बैटरी से। जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया 6 ओम में, तब छात्रों पता चला कि सिर्फ 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर मिल रही है। 9 गुना ज्यादा करंट तब प्राप्त होती है। यहाँ पे फार्मूले को आगे कह रहा है, द इक्विवेलेंट आर ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ रजिस्टर इज गिवन बाय द इक्वेशन 1। कह रहा है कि यहाँ पे पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3। आप जितने भी होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ घर की वायरिंग समानांतर संयोजन में की जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे कह रहा है कि घरों में जो विद्युत उपकरण हैं, जो वायरिंग है वो समानांतर क्रम में की जानी चाहिए ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों भाई? आपसे पूछेगा क्यों, तो आप क्या कहेंगे? फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के एक समान वितरण के कारण छात्रों। एक बल्ब फ्यूज होगा, एक में समस्या आएगी तो कोई तरह की समस्या यहाँ पे समस्या जो है आपको दिक्कत नहीं देने पाएगी। अगला है छात्रों यहाँ पे है फ्यूज। अब आप फ्यूज से वाकिफ है। घरों में विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूज। ठीक है, सवाल ये पूछा जाता है कि फ्यूज भाई जो होता है तार, उसका मेन काम क्या है? ठीक है, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं और वो किस पदार्थ का बना होता है? 3 सवाल। तो देखिए फ्यूज तार जो होता है वो घरों में मुख्य धारा से, यानी जो आपका फेस होता है मेन लाइन में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसको, पहली बात सीरीज में। ठीक, दूसरा इसका काम क्या है? ये विद्युत उपकरणों को घर में शॉर्ट सर्किट होने से, लघु परिपथ होने से बचाता है। तीसरा छात्रों ये बिल्कुल एल्लोयस से बनाया जाता है, मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। इसका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध रखा जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जल्दी से पिघल जाए ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट के समय। एल्लोयस में जनरली लेड और टिन का मिश्रण होता है, इसके अंदर कॉपर और टिन का मिश्रण करते हैं, सॉरी इसमें कॉपर और टिन होता है। जनरली इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध के कारण ये गर्म होता है और पिघल के टूट जाता है, जिससे आपके घर के विद्युत उपकरण बच जाते हैं। कह रहा फ्यूज एक ऐसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को तब बंद कर देता है जब उसमें से बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी शॉर्ट सर्किट के समय। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब बहुत सारे उपकरण प्लग इन होते हैं या शॉर्ट परिपथ हो जाता है छात्रों। ठीक है, लाइट बैकअप करने लगती है, पलटने लगती है, कहीं पे अवरोध पैदा हो जाता है छात्रों, इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, किसी एक जगह पे धारा का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है फ्यूज तार। वो फ्यूज तार उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो है आपके घरों के जो विद्युत उपकरण हैं वो सभी बच जाएंगे छात्रों। फ्यूज आपने देखा है कि जनरली आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें पतली सी एक कांच की जो है छड़ का फ्यूज होता है। जनरली आपने कटआउट वगैरह देखा होगा बड़े बड़े। ठीक है, जो कटआउट आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पहचान गए होंगे आप लोग। अब तो जल्दी से आपको ये नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कॉपर का तार, ये पोर्सलिन का बना हुए होते हैं, ये चीनी मिट्टी के। ठीक है, और इसके बाद आपको पता इसमें करंट नहीं फ्लो करती है। यहाँ से पतला सा जनरली एक कॉपर का वायर छीलकर बांध दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से मिश्रण लाएंगे, कहाँ से फ्यूज वायर लाएंगे। कॉपर का एक पतला सा तार छील कर लगा देते, फ्यूज ए कंडक्टर एंड इट इज ए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका क्या खासियत होती है, क्या फीचर्स होते हैं। तो आप क्या कहेंगे छात्रों, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस ऊंचा इसलिए रखते हैं ताकि धारा का प्रवाह ज़्यादा हो जाए और जल्दी से ये गर्म होकर पिघल जाए हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो इससे क्या होगा, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण जुड़ते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है पिघल कर गल जाता है। आगे छात्रों जो बात हो रहा है, अगला जो टॉपिक है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है,
इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है। पावर आप जानते हैं छात्रों, किसी भी कार्य करने की जो दक्षता होती है, किसी भी उपकरण हो, किसी भी व्यक्ति की हो, किसी वस्तु की हो, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है छात्रों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसकी दक्षता या पावर कहते हैं, कैपेबिलिटी कहते हैं। निश्चित समय में किए गए कार्य को ही छात्रों हम लोग उसकी शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा को विद्युत परिपथ में रूपांतरित किया जाता है, यानी मॉडिफाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। छात्रों एनर्जी हमने आपसे बताया था, समझ क्या है, सब कुछ एनर्जी, हम बोल रहे हैं एनर्जी, आप देख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी के कारण आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, ठीक है, बोल रहे हैं वो भी एनर्जी है, चल रहे हैं वो भी एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है कि एक एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक विद्युत परिपथ में ऊर्जा के प्रवाह को ही छात्रों हम उसकी शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, जैसा कि आपको पता है छात्रों कि दक्षता बराबर होता है कार्य बटे समय, वाट बाई सेकेंड, वाट बाई सेकेंड बोलते हैं छात्रों इसको, सॉरी जूल पर सेकेंड या वाट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या छात्रों यहाँ पे दूसरा फार्मूला कह रहा है QV, QV का मतलब है Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, विभव है, या V/T कह रहा है, ये फार्मूला याद रखिएगा। एक ये हो गया और दूसरा छात्रों है I²R, I²R, P बराबर, अगर आप करंट की जो है पावर निकाल रहे हैं तो I²R कर सकते हैं। I यहाँ विद्युत धारा है, R छात्रों यहाँ प्रतिरोध है, Q क्या है, आवेश है, V उसका विभव या पोटेंशियल है। जो आपको याद हो, जो आपको वहाँ पे दिया गया, उसका उपयोग करके आप इस पे विद्युत की शक्ति निकाल सकते हैं, कितना यहाँ पे विद्युत की सप्लाई जा रही है। यहाँ पे जनरली आपको पता है कि शक्ति को हम लोग वाट में नापते हैं, 100 वाट, 50 वाट, 15 वाट, ठीक है, 200 वाट, 1000 वाट जो लिखा रहता है छात्रों, वाट जो होती है वो शक्ति होती है। W से हम लोग इसको सिंबल करते हैं, ठीक है, बताते हैं। आपका बल्ब है 100 वाट का, तो कैसे पता चला छात्रों, ये QV/T से, T टाइम है, Q आवेश है और V पोटेंशियल है। I²R का मतलब I जो है विद्युत धारा है, R आपका प्रतिरोध। अगर उसने I दे दिया है, विद्युत धारा का मान दे दिया है कि 5 एम्पियर की करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर 2 ओम का प्रतिरोध है, तब आप जो है पोटेंशियल बताइए पावर कितनी होगी। तो 5 एम्पियर की करंट है, 5 × 5 = 25 हो गया, और 25 दूना 50 हो गया, तो 50 वाट जो है उसके अंदर का जो है शक्ति बह रही है, ठीक है, किसके अंदर आपको पता है। दूसरा अगर आपसे कहता है कि भाई उसको आवेश दे देता है कि भाई 25 कूलाम का जो है चार्ज है और उसके अंदर V पोटेंशियल 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपसे पूछेगा कि भाई पावर कितना, तो आप निकाल लीजिएगा, यानी फार्मूले, और T सेकंड दे देगा, T समय दे देगा, 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इतना प्रवाह हो रहा है चार्ज का, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं छात्रों। तो ये है विद्युत शक्ति, जिसे हम लोग वाट में नापते हैं या वाट मीटर से भी। ऐसा ही मात्रक वाट है, वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। अब आप छात्रों घर के अंदर जो मीटर है आपके यहाँ लगा होगा, आपने देखा होगा, उसमें साफ साफ kWh लिखा रहता है। kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट, एक होता है वाट, दूसरा होता है किलोवाट। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000। जब भी 1000 आ जाए तो उसको हम लोग किलो भी कह सकते हैं छात्रों, ठीक है, किलो, जैसे किलो कैलोरी, कैलोरी किलो कैलोरी, किलो का मतलब 1000 गुना ज़्यादा, तो 1 किलोवाट घंटा। इसी के आधार पर आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके घरों में आती है, आपके यहाँ अगर कंजम्पशन है देखा होगा कम है तो 1 किलोवाट का ले लिया कनेक्शन, फिर अगर आपके कंजम्पशन ज़्यादा है तो 2 किलोवाट का ले लिया, 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 9 किलोवाट, 13 किलोवाट, जैसे आपके यहाँ लोड है ना, बड़ा है तो और ज़्यादा। तो कहने का मतलब आपकी क्षमता के आधार पर, कंजम्पशन के आधार पर सरकारी जो मीटर लगते हैं आपके यहाँ, बिजली विभाग जो है वो एक निर्धारित मापदंड लगाता है कि भाई आप 2 किलोवाट की सप्लाई ले रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ भाई कम से कम 1 टन 1.5 टन का AC चल रहा, खर्चे उर्चे को देखते हुए। देखिए सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता छात्रों, तार पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आप डबल फेस, ट्रिपल फेस लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब आपको पड़ सकता है। लेकिन आप बता दें, जो मीटर होता है उसका लोड के अकॉर्डिंग छात्रों उसको सेट किया जाता है। 2 किलोवाट का, उसमें चार्जेस आपके ऊपर बढ़ जाते हैं। 5 किलोवाट लेंगे तो आपके ऊपर अलग तरह का चार्ज लगेगा, 1 किलोवाट लेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस अलग लगेंगे। डोमेस्टिक अलग होता है छात्रों, है ना, कमर्शियल लाइट अलग होती है, तो अलग अलग प्रकार के चार्जेस। तो ये किलोवाट घंटा क्या है, ये इसकी क्षमता को, सामर्थ्य को नापने का एक तरीका है। आगे अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर छात्रों, ठीक है, क्या है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने खूब अच्छे तरीके से देखा है, छोटा ट्रांसफार्मर भी, बड़ा ट्रांसफार्मर भी। आपके घरों में भी टेप रिकॉर्डर, विद्युत उपकरण होंगे, टेलीविज़न होंगे, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा। अब तो शायद ट्रांसफार्मर उतने छोटे कर दिए गए कि अब आप देख भी नहीं पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्म का मतलब होता है रूपांतरण।
रूप को बदल देना छात्र। अब बदल क्या रहा है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है अपचयी उपचयी, यानी घटा देना या कम कर देना, किसके, वोल्टेज को। यानी कि आपने देखा है कि जो आपके कॉलोनी में कैंपस में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं छात्रों, बड़े भारी भरकम ट्रांसफार्मर, उनको जो लाइट आती है वो जनरली 11,000 वोल्ट की आती है। ठीक, आपके घरों में जो सप्लाई आती है छात्रों वो 220 वोल्ट की आती है, क्योंकि भाई अगर 11,000 की लाइट होगी तो सारे पंखे आपके चलेंगे नहीं, बल्कि जल के नीचे आके गिर जाएंगे। ठीक है, उपकरणों में आग लग जाएगी। 11,000 वोल्ट की सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर में आ रही, कॉलोनी में, कैंपस में जो ट्रांसफार्मर है। मान लीजिए आपके वहाँ पे 50 उस एरिया में मकान बने हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर रखा, वो 11,000 की सप्लाई है। तो छात्रों ये ऊंचा जो वोल्टेज आ रहा है 11,000, इसको 220 करेगा कौन, ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं अपचयी। ठीक, उपचयी। उपचयी, उपचयी का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, एक विद्युत उपकरण होता है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। ये स्टेप डाउन है ना स्टेप अप। कुछ ट्रांसफार्मर छात्रों होते हैं जो आपने देखा होगा स्टेबलाइजर वगैरह में कम होने वाले वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, उनको स्टेप अप कहते हैं। और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो स्टेप डाउन करते हैं, 11,000 से 220, 33,000 से 11,000, 11,000 से, ठीक है, 220। तो ट्रांसफार्मर वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे परिपथ या एकाधिक परिपथ में स्थानांतरित करता है। ठीक है छात्रों, अब यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी डिफिनेशन दी है, लेकिन आप जान लीजिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा जो है विद्युत उपकरण है जो कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप, दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, स्टेप डाउन वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर रहे हैं, ठीक है, इनको उपचयी, और जो बढ़ा दे उनको अपचयी कहते हैं। ठीक है, माइकल फराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको सबसे पहले बनाया। ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर उच्च धारा पर कम एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम धारा पर उच्च एसी वोल्टेज को घटाने के लिए किया जाता है। ये पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। इसको ध्यान दीजिएगा छात्रों, एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन विच फेनोमेना, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आप कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शंस पर, जिसे हम बोलते हैं छात्रों प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रेरण, इसमें कुंडली होती है, नर्म वायर होते हैं, पत्तियां होती हैं, इसमें वायर लिपटा होता है, इसमें एक मोबाइल पड़ा होता है, आपने पता ही होगा ट्रांसफार्मर को। ठीक है, कूलिंग के रूप में यानी कूलेंट के काम में करता है। आगे छात्रों अब यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हमारा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। जैसा कि आप सभी लोग इससे अच्छे तरीके से परिचित हैं और अच्छे तरीके से आप लोग सब चीज़ों को समझ भी रहे हैं। अब देखिए छात्रों, जो सौर ऊर्जा है ये एक प्रकार की, ठीक है, मुफ्त की ऊर्जा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यकीन न माने छात्रों, पृथ्वी के अलावा अगर हम छोड़ दें, पृथ्वी के अलावा अगर आप अंतरिक्ष में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी मुफ्त में मिल रही है। अब आप सोचिए कि हमारे जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, स्पेस स्टेशन जो होता है, वहाँ पर सारा जो रिसर्च चलता है छात्रों, आपने देखा है वो सोलर प्लेटें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, जितने भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लाखों सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऊपर जो है चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 15 साल से चक्कर लगा रहा है छात्रों। उसके पीछे अल्टीमेट सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो छात्रों आपको बता दें यही सोलर एनर्जी, यही सौर ऊर्जा। सौर का मतलब ही होता है सोलर, सोलर का मतलब होता है सन। सन क्या है, एक तारा है, एक स्टार है। तो हमारे सोलर मंडल में, हमारे सौर मंडल में जो सन है उसे हम सूर्य बोलते हैं, ठीक, स्टार को सन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो रात दिन, कभी ये नहीं कि भाई बल्ब की तरह आज बंद हो गया फिर कल जलेगा, ऐसा नहीं। अनलिमिटेड, आप देखिए जब से कि हमारे जो सूर्य और हमारा जो सोलर सिस्टम बना है, तब से रात दिन वो पूरे नियत रूप से एक प्रकार से, एक समान से जो है ऊर्जा को वो वितरित कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। मुफ्त की ऊर्जा है छात्रों वो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को छात्रों विद्युत उपकरण, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आज दुनिया में जो है एक मुफ्त की फ्री एनर्जी और सॉफ्ट एनर्जी, हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल दुनिया में लोग कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ आने वाले दिनों के अंदर सौर ऊर्जा पर निर्भरता लोगों की ज्यादा हो जाएगी, क्लीन एनर्जी। कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए छात्रों आप देखिए कि अब बात हो रही है कार्बन इमिशन को खत्म करना है। जो ऊर्जा विभाग है जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा पूरा मंत्रालय है छात्रों, जिसके पास जो है अक्षय ऊर्जा का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग क्लीन एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। और उसके जो स्रोत हैं छात्रों वो पारंपरिक से हटकर हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, आपने देखा ज्वार भाटा आते हैं उससे भी ऊर्जा मिल रही, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी आपको पता है, सोलर एनर्जी आपको पता है, ठीक है, बायोगैस, नेचुरल गैस का, ये सभी क्या है छात्रों, ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे अच्छा स्रोत है, जिसके अंदर कार्बन का इमिशन भी नहीं होता, ये मुफ्त की है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, कॉस्ट सिर्फ आती है इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एक मैकेनिज्म है
ठीक है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल जो होते हैं छात्रों, उसमें अर्धचालक होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के, जो कि एक काम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर सौर ऊर्जा को वो बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का कलेक्शन करके हम जहां चाहें छात्रों इसको हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। बस छात्रों ये है कि कुछ चीजें हैं जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, परिभाषा और मूल बातें क्या है। सौर ऊर्जा का तात्पर्य सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से इसे तापीय या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे बात कर रहा है थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, ठीक है, और चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, चाहे टेम्परेचर के रूप में भी कर सकते हैं और चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो छात्रों, लगातार लगातार आ ही रहा। हवाएं हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती है। समुद्र के किनारे आप देखेंगे रात हो या दिन हो, वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी हवा, वहाँ कभी बंद नहीं होगी। रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। टाइडल देखते हैं, ज्वार भाटा आते ही रहते हैं। तो डिफिनेशन बेसिस सोलर एनर्जी रिफर टू एनर्जी फ्रॉम द सन दैट इज द कन्वर्ट इनटू थर्मल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज सनलाइट एंड इनएग्जॉस्टिबल, ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला, मुफ्त में। आप कहीं भी चले जाएं छात्रों, हमने आपसे बताया कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष में आप बताइए कौन सी लाइट सप्लाई आप देंगे। या हमारे जो सैटेलाइट जो चक्कर लगा रहे हैं 10 साल 15 साल, आप सोचिए कितने अरबों रुपए की तो बिजली खा जाएंगे केवल ये। लेकिन वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर से सूर्य से लाइट आ रही है, बैटरी वगैरह है, उसमें अपना चार्ज रहती है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना अच्छा स्रोत है हमारे लिए सबसे ऊपर टॉप लेवल पे। तो देखिए, लेकिन छात्रों जो है यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं, उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें सौर ऊर्जा के कुछ प्रकार हैं। सौर ऊर्जा कह रहा है सौर तापीय ऊर्जा, घरों या औद्योगिक प्रक्रियाओं में, आगे जो है यहाँ पे कह रहा है कि घरों और या औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए पानी या हवा को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा छात्रों, घरों में जो इस्तेमाल होते हैं हम लोगों के यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए भी, टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ हीटअप करने के लिए भी हम लोग इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में क्या करते हैं, हवा को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। एक तो ये भी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से आ रही है, यानी कि डायरेक्ट अगर हम इसका इस्तेमाल करें टेम्परेचर बढ़ाकर। दूसरा कह रहा है सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा, यानी वही जो बात हम कर रहे थे कि डिवाइस से इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। यानी ये तो मुफ्त की ऊर्जा है ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट अगर आप लगा देंगे तो सौर फोटोवोल्टिक, आपने देखा होगा सोलर कुकर वगैरह, ठीक है, अब शीशा लगा होता है कॉनकेव टाइप का, उसके ऊपर सूर्य की लाइट पड़ी, आपका बर्तन गर्म हो गया, सोलर कुकर इसी पर आधारित है, ताप टेम्परेचर बढ़ा के खाना पका लिया जाता है। लेकिन अगर आपको इसको कंज्यूम करना है, कलेक्ट करना, लेना है छात्रों, तो फोटोवोल्टिक कोशिकाएं, यहाँ पे जो फोटोवोल्टिक छात्रों सेल होता है, ये कोशिकाएं नहीं है, सेल होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं छात्रों यहाँ पे इनको, यहाँ पे के उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में यानी विद्युत धारा में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। यूजेस सनलाइट टू हीट वाटर एयर फॉर यूज इन होम एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं छात्रों, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके क्या हीटिंग है, जो ये तो आपको दिखा दिया गया है, जो हमने आपसे बताया था डायरेक्ट वाला, तापीय वाला है। सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों के उदाहरण आवासीय सौर पैनल, घरों में बिजली पैदा करने के लिए छतों पर लगाए जाते हैं सोलर पैनल। इस वक्त आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, कोयले पे आधारित पारंपरिक जो आपकी आती है एनटीपीसी वगैरह से, ठीक है, तो उस पर लोग क्या कर रहे हैं कि अब अपने घरों पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। ये भी कितनी महत्वपूर्ण कदम है कि घर के ऊपर छतें लगभग खाली रहती हैं, हर घर घर पे आप देख रहे होंगे सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जा रहे हैं। आपने देखा गांव देहात में लाइट का कोई इंतजाम नहीं, किसान अपना आराम से रात भर आप देख रहे हैं गांव जगमगा रहे हैं। कारण क्या है, सौर ऊर्जा सबसे अच्छा स्रोत छात्रों देखा जाए, बस सिर्फ कॉस्ट आती है सोलर पैनल की, जो कि अगर थोड़ा सा महंगा रहता है। आगे कह रहा है सौर जल तापन प्रणाली, घरेलू उपयोग या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए पानी गर्म करने के लिए उपयोग करना। सौर ऊर्जा से चलने वाले गैजेट जैसे कैलकुलेटर, आउटडोर लाइट, चार्जर, जो आपने देखा चार्जो आजकल जितनी मोबाइल आ गई हैं, अपना टार्च आ गए हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है। आपने इंडोर आउटडोर आपने लाइटों को देखा होगा, जीने पे गए लाइट जल रही, रात में अपना कुछ करना ही नहीं है, आपने देखा स्ट्रीट लाइट से वो जलती चली जा रही है। तो जितना भी है ये सारा आपका सोलर एनर्जी के तहत। सौर ऊर्जा के लाभ क्या, नवीकरणीय और टिकाऊ है। पहली चीज़ क्या है, सूर्य का प्रकाश प्रचुर और अक्षय है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और क्या है, अक्षय है, जो ना खत्म होने वाला है। अक्षय का मतलब जिसका विनाश नहीं होता, अक्षय का मतलब जिसका विनाश हो जाए, ठीक है। अब आप सोचिए लगातार जितना भी मान लीजिए 13 अरब साल पहले भी अगर हम बात करते हैं, 13.5 अरब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, 13 अरब साल पहले कहते हैं ब्रह्मांड बना। जब से भी ब्रह्मांड बना हो, सूर्य बना हो, जितनी भी उसकी उम्र हो, तब से जो देखिए रात दिन वो दहक रहा है।
पर्यावरण के अनुकूल, ये ऑपरेशन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करता। सबसे बड़ा जो इसकी खूबी है छात्रों कि कोई भी प्रकार का कार्बन इमिशन नहीं होता, जो कि इको फ्रेंडली है। ग्लोबल वार्मिंग में कोई टेम्परेचर है आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सनलाइट तो आएगी, आप चाहे सोलर पैनल यहाँ लगाओ या ना लगाओ, सपोज करिए आप छत पे लगाओ या ना लगाओ, आपकी छत तो गर्म होगी। अच्छा, सोलर पैनल लगा देने से क्या होगा, आपका भाई टेम्परेचर भी गिर जाएगा, गर्मियों में आप थोड़ा सा राहत भी पा जाएंगे। दूसरा क्या है, बस आपके पास ये क्या स्थान हो जाएगा, थोड़ा सा आप लगा देंगे तो उससे तमाम तरह की चीज़ों से आप बचे भी रहेंगे। कम परिचालन लागत, एक बार स्थापित होने के बाद सौर ऊर्जा प्रणाली के रखरखाव लगभग न्यूनतम है। प्लेटें साफ करनी, कभी बैटरी जो खराब होगी 15 साल 20 साल तक आपकी ये प्लेटें जल्दी से खराब नहीं होती अगर इनको पटका या तोड़ा ना जाए छात्रों। तो कम लागत में छात्रों मुफ्त की ऊर्जा अगर प्राप्त हो रही है, इसी को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके अंतर्गत हम लोग सौर ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। दो तरह से, एक तापन विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं छात्रों, डायरेक्ट किसी भी बर्तन को, किसी भी सामग्री को, पानी को, हवा को गर्म करके, और दूसरा छात्रों फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा इसको कन्वर्ट करके। चुनौतियां और जो है इसमें सीमाएं भी छात्रों सामने हैं। कह रहा रुक रुक कर ऊर्जा भंडारण समाधान के बिना रात में या बादल के मौसम में सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। देखिए अब इस हर चीज़ का एक एडवर्स इफेक्ट होता है, डिसएडवांटेज होती है छात्रों। पानी ज़रूर मानते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अधिक पानी पीने के बाद आपको पलटी भी हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। सांस आपको मिल रही ठीक है, सैचुरेट कर जाए ऑक्सीजन 100 से ऊपर तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे बात समझने योग्य ये है कि हर टाइम आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। जैसे आपको दिन में पर्याप्त मात्रा में, आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा दिन जो नॉर्थ इंडिया में होता है, मतलब नॉर्थ अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में, तो गर्मी के दिन जो होते हैं बड़े होते हैं और बहुत चटक धूप आपको मिलती है। तो कहते हैं जो इक्वेटर पे जो देश पड़ते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर आबादी भी इक्वेटर पर यानी विषुवतीय रेखा के 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर बसी हुई है। तो कहा जाए कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है, ज़्यादातर धूप जो है इसको मिलती है और यहाँ पे इसके लिए उपयोगी भी है। जहाँ पे धूप कम है या 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, वहाँ समस्या आ सकती है। और यह आपको पता है कि बादलों भरी रात में, ठीक है, या दिन में ये छात्रों थोड़ा सा काम कम करता है, ठीक है। या सर्दियों में देखा जाए तो 1 महीना मुश्किल से 20 दिन जब धुंध छाई रहती है उस वक्त ये काम नहीं करता, बस यही एक समस्या है। इसके लिए आपको बैटरी का लगा के इस्तेमाल करके ऊर्जा को भंडारण करना पड़ता है। प्रारंभिक लागत उपकरण स्थापना की कुछ प्रारंभिक लागत हालांकि समय के साथ घटती जाती है, यानी कि यह है कि कॉस्टली होता है। पैनल जो आते हैं वो इतने आसान नहीं है छात्रों, थोड़े से महंगे होते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि लागत जो है छात्रों यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसमें कास्ट ज़्यादा है, लेकिन धीमे धीमे करके सब्सिडी वगैरह सब करके सस्ती हो जाए। भूमि उपयोग बड़े पैमाने पर सौर फार्मों के लिए महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र की आवश्यकता हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए जगह चाहिए, बीघा भर भी हो सकती है, बिसुआ में भी हो सकती है, 2-2 किलोमीटर तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है छात्रों आपके पास था। तो बहुत ऐसे छात्र हमारे यहाँ जो है देश के अंदर राज्य हैं, जैसे अगर देखें तो जैसे राजस्थान सपाट एकदम रेतीला जगह पड़ा है और खूब धूप मिलती है। तो सबसे अच्छा अगर देखें तो ये सोलर एनर्जी के लिए सबसे अच्छा जो है प्रदेश माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सपाट भी है और उच्च मान है धूप का तापमान का रहता है, शुष्क मौसम रहता है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा जो है आपको ज़मीन भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे लगाने के लिए आसानी से। सौर पीवी सिस्टम के प्रमुख घटक जो है, ठीक है, सोलर पैनल के बारे में कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सौर पैनल फोटोवोल्टिक सेल से बने होते हैं जो सूर्य यहाँ पे कह रहा है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली यानी में परिवर्तित कर देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल जो हमने आपसे बताया था छात्रों, ठीक, फोटोवोल्टिक फोटॉन्स जो होते हैं एनर्जी के पैकेट बंडल होते हैं, उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें जो अर्धचालक लगे होते हैं सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह से, जिससे कि जो है आपका सौर एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्टर छात्रों, आगे इसमें क्या होता है कि इन्वर्टर लगा है। क्या कह रहा है, सौर पैनल द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष धारा को घरों और व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। अब कहने का मतलब ये कि छात्रों जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी से नहीं है, एसी करंट से है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर भी जो काम करता है आपको पता है, इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, दिष्ट धारा को, ठीक है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित करता है। तो जो सोलर एनर्जी है छात्रों वो एसी करंट नहीं, डीसी करंट है। डायरेक्ट करंट जो बैटरी में जाके स्टोर होती है, फिर उसको फिर इन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्ट करके छात्रों एसी करंट बदलता है और इससे आपके घर के सभी उपकरण आसानी से चल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है छात्रों कि आपने कितने किलोवाट का जो है पैनल वगैरह अपने यहाँ उपयोग किया है, कितनी दक्षता का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे माउंटिंग सिस्टम जो लगाने वाले जो स्ट्रक्चर्स होता है, दैट होल्ड सोलर पैनल इन प्लेस टाइपिकली ऑन द रूफ टॉप और ग्राउंड इंस्टॉलेशन, जो छतों पे लगा सकते हैं इसको। माउंटिंग का मतलब होता है लगाना उगाना, जहाँ पे उपकरण लगाए जाते हैं वहाँ पे आपको जगह चाहिए, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो छतों के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। अगला है छात्रों बैटरी भंडारण। बैटरी स्टोरेज स्टोर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ड्यूरिंग द डे फॉर यूज एट नाइट
और ड्यूरिंग क्लाउडी पीरियड छात्र, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है दिन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को रात में या बादल अवधि के दौरान उपयोग के लिए संग्रहित कर सकती है। अगर बैटरी है छात्रों आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि सोलर एनर्जी आप डायरेक्ट चला सकते हैं, तार से आप डायरेक्ट उपकरण में लगा सकते हैं, आपका डायरेक्ट डीसी करंट होना चाहिए। लेकिन छात्रों कह रहा है कि अगर आप रात में इस्तेमाल करना चाहते हो, जब धूप नहीं रहेगी है, सोलर पैनल नहीं काम करते, तो आप उसको बैटरी में स्टोर करके रात में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी इसके साथ सुविधा है। भारत में सौर ऊर्जा का वर्तमान परिदृश्य क्या है? सरकार की पहल जो चल रही है, भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य 2022 तक यह था कि 100 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना। आगे विस्तार की योजना बनाई गई। कृषि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम जैसी योजनाओं की शुरुआत करी गई। छात्रों काफी अति महत्वपूर्ण चीज है जो हमें जानना है। छात्रों 2022 तक 100 मेगावाट, यहाँ पे 100 जो है छात्रों यहाँ पे 100 गीगावाट तक की, मेगा नहीं बल्कि गीगावाट जो है कैपेसिटी के लिए लक्ष्य रखा गया है। काफी हद तक छात्रों इसमें आप सब्सिडी का प्रावधान चल रहा है बड़ी तेजी के साथ इसको बढ़ोतरी। संस्थापित क्षमता 2023 तक भारत की स्थापित सौर क्षमता 60 गीगावाट से अधिक हो गई थी। 23 तक 22 तक माना गया था कि 100 गीगावाट कर देंगे, लेकिन 60 पहुंच गई, जिससे ये विश्व स्तर पर शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन गया है। कहने का मतलब यह है कि छात्रों दुनिया में हर देशों में होड़ लगी हुई है, कौन आगे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है छात्रों, लेकिन भारत का जो है कदम सराहनीय रहा है, क्योंकि 100 में 60 का लक्ष्य 2023 तक पूरा कर लिया। मानते हैं कि 2022 में, क्योंकि उधर कोविड का भी समय चल रहा था छात्रों, आपको पता है सिचुएशन काफी ज्यादा वर्ष थी, खराब थी उस समय, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य जो सौर ऊर्जा विकास में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे जो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो होता है, इसमें भारत क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए आगे भरसक प्रयास करने में भारत भी आगे बढ़ रहा। तो छात्रों आज का ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, जनरल साइंस का लेसन 50 में जो क्रैश कोर्स की सीरीज में चल रहा था। नेक्स्ट हम जल्दी ही अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले लेसन्स मिलेंगे टॉपिक में। उम्मीद है कि पूरी क्लास आपने करी होगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। जल्दी हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आगे इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको ये खत्म होने के बाद सीरीज प्रैक्टिस सेट भी आपको हर हफ्ते के अंदर कराए जाएंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। पूरी क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।